वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के पॉलिटी सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह हम आज अपने पॉलिटी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम नागरिकता को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में नागरिकता होती क्या है, नागरिक कौन होता है। तो नागरिक को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम विदेशी को भी समझें। यदि हम कभी भी किसी भी देश का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पे आमतौर पे दो प्रकार के लोग ही पाए जाते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो वहाँ का आम नागरिक होता है, वहीं वहाँ एक दूसरा व्यक्ति भी होता है जिसे वहाँ विदेशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के दो व्यक्ति आमतौर पर सभी जगह पर देखने को मिलते रहते हैं। तो लेकिन इन दोनों के पास सभी चीजें समान होती है, लेकिन इनके पास जो फर्क होता है वह फर्क इनके पास होता है अधिकारों का। दरअसल किसी देश के एक आम नागरिक को उस देश के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, फिर वह अधिकार कानूनी हो, संवैधानिक हो, मौलिक हो या कोई अन्य प्रकार के अधिकार हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विदेशी है तो उसे वहाँ के पूरे अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं होते। जैसे कि यदि हम भारत की स्थिति में देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारे देश में कोई भी विदेशी किसी भी संवैधानिक पद धारण करने के योग्य नहीं होता। साथ ही साथ एक देखने वाली बात यह भी है कि हमारे देश का नागरिक भारत के सभी पदों पर चयनित हो सकता है यदि वह योग्यता रखता है। साथ ही साथ एक विदेशी को हमारे देश में वोट डालने का अधिकार नहीं होता इलेक्शंस में, लेकिन एक नागरिक वोट डाल सकता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान देने वाली यह भी है, यदि हम भारत के संदर्भ में नागरिकता पढ़ रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत का संविधान यह कहता है कि कोई नागरिक या तो भारत का नागरिक रह सकता है या फिर वो किसी अन्य देश का। यानी कि अगर वह भारत का नागरिक है तो वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होगा। वहीं अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहने वाला है। तो नागरिक में और विदेशी में केवल अधिकारों का फर्क होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। परंतु वहाँ ये देखा जाए कि एक जो नागरिक होता है वह क्या करता है, तो एक नागरिक को अधिकार लेने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यह भारत की स्थिति में पूरा का पूरा सटीक है। यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में नागरिकता जा भी सकती है। यानी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार करना है कि एक भारतीय नागरिक संविधान के प्रति आस्था कभी अनिष्ठा जाहिर नहीं करेगा, वह कभी भी अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडे का अपमान नहीं करेगा। तो संविधान और इन सभी चीज़ों का हमेशा आदर करना है, यह हमारे प्राथमिक मौलिक कर्तव्य हैं। साथ ही साथ हमें हमेशा संवैधानिक पद धारण किए हुए व्यक्ति का आदर भी करना होता है। तो यह कुछ बात हुई नागरिकता, नागरिक, कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं और संविधान के अनुसार इसे समझते हैं। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक की जो व्यवस्था की गई है, दरअसल यह व्यवस्था संविधान लागू होने से पहले की गई थी। यानी कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय इन अनुच्छेदों को इस प्रकार बनाया गया था कि जब संविधान लागू हो जाएगा उसके बाद कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा। तो उस स्थिति में यह अनुच्छेद तैयार किए गए थे। तो हमें आज भी यह सभी अनुच्छेद उसी स्थिति के अनुसार ही समझने हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 को समझते हैं। अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह 3 ऑप्शन देता है और वह यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों योग्यताओं में से कोई एक योग्यता रखता है तो ऐसी स्थिति में वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वह योग्यता समझ लेते हैं। पहली योग्यता है जन्म से, यानी कि कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में जन्मा है तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप ही भारत का नागरिक बन जाएगा। संविधान लागू होने के बाद उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। वहीं अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसका जन्म कहीं और हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको भारत का नागरिक बनने के लिए यह जरूरी है कि उसके माता पिता या दादा दादी इनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। अगर इनमें से किसी का जन्म भारत में हुआ होगा या भारत के क्षेत्र में हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है संविधान लागू होने के बाद। वहीं साथ ही साथ एक तीसरी स्थिति यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से, यानी कि हम डेट ले लेते हैं 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक
भारत में सामान्य रूप से रह रहा है, निवास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना ही जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति इन तीनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पूरी करता है तो ऐसा कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिक माना जाएगा, ऐसा संविधान निर्माताओं ने तय किया था। लेकिन संविधान का जो ये अनुच्छेद 5 है, ये बहुत सारी बातें नहीं बताता। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान से को लेकर के किसी प्रकार की बात नहीं कहता है। तो इस प्रकार की बातें हमें आगे के अनुच्छेदों में समझने को मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली बात है अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 यह कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मूल वंश का है, यानी कि वो भारतीय मूल का तो है, यानी कि अविभाजित भारत से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारत का नागरिक कब बनेगा? या तो वह मूल वंश से भारतीय हो, यानी कि उसके माता पिता, दादा दादी या कोई और उसकी पीढ़ी का अविभाजित भारत में जन्मा हुआ हो, यानी अगर उसके परिवार के वंश के किसी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। साथ ही साथ इसमें 1935 का अधिनियम भी आता है। अगर कोई व्यक्ति 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक था तो उसकी आने वाली संतानें या उसके आने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं वह भी भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। वहीं साथ ही साथ उसको एक शर्त और पूरी करनी होगी, वह पाकिस्तान से भारत आया तो है और वह मूल वंश से भारतीय भी है। लेकिन इसके लिए एक डेट का मेंशन भी है। अगर कोई व्यक्ति यानी कि भारतीय मूल वंश का कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुका है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुका है तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद भारत में आया है तो उसे भारत का नागरिक बनने के लिए 6 महीने तक भारत में सामान्य रूप से निवास करना होगा। यदि वह व्यक्ति सामान्य रूप से भारत में निवास कर लेगा, उसे 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा, तो इसके बाद वह भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उसके आगे का फैसला भारत सरकार लेगी या भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी लेगा। तो अनुच्छेद 6 बताता है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और उसके जो पुरखे थे यानी जो पूर्वज थे वो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत के नागरिक थे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। वहां डेट की कंडीशन है 19 जुलाई 1948। इसके पहले आया है तो वह मान लिया जाएगा कि भारत का नागरिक है, लेकिन इस तिथि को या इसके बाद आया तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि 6 महीने भारत में रहे और उसके बाद ही वह आवेदन कर सकता है। चलिए अब हम आगे की टर्म समझते हैं। अगली बात है अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 को, डेट याद रखना जरूरी है अनुच्छेदों के साथ साथ, तो ऐसा कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया था। यानी कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में मतलब कभी भी 1948 में, 49, 50 में, 52, 55 में यदि वह वापस आ जाता है, यानी कि व्यक्ति 1 मार्च 1947 को या इसके बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि उसे पाकिस्तान का नागरिक नहीं बनना, वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह भारत में वापस आ गया और भारत की नागरिकता चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह 6 महीने तक भारत में निवास करे। यदि वह व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सामान्य रूप से भारत में निवास कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करके भारत की नागरिकता ले सकता है। तो यह बात थी अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता मिलने की। वहीं अगली बात है अनुच्छेद 8 के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति को कैसे मिलेगी। शुरू के ये जो 4 अनुच्छेद है यानी कि 5, 6, 7 और 8, ये चारों अनुच्छेद किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम यह समझते हैं कि अनुच्छेद 8 के अनुसार किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय मूल वंश का है, यानी कि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या उसके ऊपर की पीढ़ी का कोई व्यक्ति भारत का निवासी था, भारत का नागरिक था, भारत में जन्मा था। लेकिन जो व्यक्ति है जिसको भारत की नागरिकता लेनी है वह व्यक्ति भारतीय मूल वंश का तो है, लेकिन वो भारत में नहीं रहता, भारत के बाहर किसी अन्य देश में वह सामान्य रूप से निवास कर रहा है और उसके पास उस देश की नागरिकता भी है। लेकिन अब वह 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है और पूरी आयु का है, पूरी क्षमता का है, और ऐसा व्यक्ति वापस से यह चाहता है कि मेरे पूर्वज जिस प्रकार से भारत के नागरिक थे मैं भी भारत का नागरिक ही बनूं। तो ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए कूटनीतिज्ञ या पार्षदीय प्रतिनिधि तरीके से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। इसके आगे का फैसला भारत सरकार या भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी
लेगा। तो ये 4 अनुच्छेद थे, ये 4 अनुच्छेद भारत की नागरिकता दे रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो ये 4 अनुच्छेद फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये सभी टर्म्स संविधान लागू होने की स्थिति में बनाई गई थी, यानी कि जब संविधान लागू होगा तो कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या बन सकता है। वहीं अगले जो 3 अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, ये तीनों अनुच्छेद नागरिकता के जाने से संबंधित है या नागरिकता के बारे में बनाए जाने वाले कानूनों से संबंधित है। तो चलिए अब इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कभी भी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कभी भी जा सकती है यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जन कर ले, यानी कि वह खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाए। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप से चली जाएगी और वह किसी अन्य देश का नागरिक बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं अभी क्लास के अंदर ही कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ही रहेगा या फिर वो किसी अन्य देश का नागरिक रहेगा। तो यहाँ वही स्थिति आ रही है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 साफ साफ कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को धारण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। वहीं अगली बात अनुच्छेद 10 की है। अनुच्छेद 10 यह बताता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन आने वाले समय में संसद कोई कानून बनाती है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता से हटाया नहीं जाएगा। तो यानी कि यह बता रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता से जुड़े हुए कानून बनाए, लेकिन वह किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से बिना किसी विशेष कारण के वंचित नहीं करेगी। वहीं अगली बात अनुच्छेद 11 की है। अनुच्छेद 11 यह बताता है कि भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े हुए किसी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि यदि भारत की संसद चाहे तो आने वाले समय में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे सकती है, किसी को भारतीय नागरिक बना सकती है, या जो नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं उन लोगों की उस योग्यता के खिलाफ जाकर के उस नागरिकता बनने वाले प्रावधान को समाप्त भी कर सकती है। यह सभी अधिकार अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को दे रहा है। तो यह सभी बात थी नागरिकता से संबंधित। पहले 4 अनुच्छेदों में हमने यह समझा कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कब बन सकता है। वहीं बाद के 3 अनुच्छेदों में हमने यह समझा कि किस व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है, कैसे जाएगी, साथ ही संसद के कानून बनाने के अधिकार को भी हमने समझ लिया है। इसके आगे चलिए अब हम समझ लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 को। दरअसल यह जो प्रावधान थे, यह प्रावधान संविधान लागू होने की स्थिति में यानी कि 1950 के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, भारत सरकार को, भारत की संसद को कई अन्य अनेकों चीजें देखने को मिल रही थी और उनको नई नई चीजें पता लग रही थी कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नागरिकता अधिनियम 1955 तैयार किया गया, जिसके अंदर नागरिकता से जुड़े हुए अन्य प्रावधान भी जोड़े गए। इसके अंदर यह बताया गया किस अन्य व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है या कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो अन्य प्रावधान थे, जो कानून थे, वो 1955 के अधिनियम में तैयार किए गए और बनाने के बावजूद, यानी कि जब ये अधिनियम बन गया था, इसी को ही बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि CAA, नागरिकता अधिनियम 1955 से ही कहानी इसकी शुरू हुई थी। जब यह अधिनियम बना लिया गया था उसके बाद से अब तक इस अधिनियम में 9 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले इस अधिनियम में 1957 में ही संशोधन किया था, उसके बाद 1960 में, फिर 85 में, फिर 86 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 और 2015 में इसके अंदर संशोधन किए गए। वहीं अब आखिरी बार सन 2019 में इस नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 2019 में क्या किया गया था। 2019 में भारतीय संसद के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा CAA 2019 लाया गया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। जब यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया तो इसके अंदर केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक बन सकता है यदि वह हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के लोगों को भारत में नागरिकता बनाने के लिए, तो इस प्रकार के लोगों को भारत नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया था। साथ ही केंद्र सरकार ने यही बताया था कि इस प्रकार के लोगों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में गलत व्यवहार किया था, अनुचित व्यवहार किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा CAA 2019 लाया गया था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। इसका दरअसल बहुत ज़्यादा विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं जोड़ा गया। वहीं साथ ही साथ केंद्र सरकार की यह दलील थी कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यह दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसीलिए उन्होंने इसके अंदर
मुस्लिम समुदाय को नहीं जोड़ा था। तो यह थी इस अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ बातें। इसके साथ ही हम यह भी समझ लें नागरिकता कैसे जा सकती है, यानी कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। दरअसल यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन जाए तो उसे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उसकी भारतीय नागरिकता कभी भी नहीं जाएगी। दरअसल भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है या उसकी जा सकती है। तो उसको समझ लेते हैं कैसे कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति अब किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यह बात अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। वहीं साथ ही अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो संविधान के अनुसार उस व्यक्ति को पूरी आयु और क्षमता का व्यक्ति माना जाता है। तो वह व्यक्ति भी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से एक पत्र लिख करके, प्रार्थना पत्र लिख करके भारत सरकार से यह बोल सकता है, कह सकता है कि अब वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार उसकी भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। वहीं एक तीसरा प्रावधान यह भी है कि उसके भारतीय नागरिकता से निष्कासित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करे, जैसे कि संविधान के प्रति अनिष्ठा जाहिर करे, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह का काम करे तो भी नागरिकता जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय किसी विदेशी देश का साथ दे और उसे भारतीय जानकारी प्रोवाइड करे तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जा सकती है। वहीं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के अंदर लगातार 7 वर्षों से वहीं रह रहा है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जा सकती है। तो यह आप भी ध्यान रखें, यदि इस प्रकार कोई कार्य होता है तो भारतीय नागरिकता आराम से जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी आपको अधिकार मिलते रहेंगे। तो अब तक आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। साथ ही इसे अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्लास में आनंद आ रहा होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में मिल रही होगी। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे साथ आने वाली वीडियोस देखते रहिए। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।